अच्छा, आज आप लोग बता दें कि कौन सी टॉपिक पे ऊपर बात करनी है, कौन सी स्कॉलरशिप्स के ऊपर। करंटली जो ओपन है, एक तो हंगेरियन गवर्नमेंट भी ओपन है, अगर आप लोग चाहते हैं उसके ऊपर डिटेल से बात करें। एक स्कॉलरशिप्स के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, बाकी साइड वाइज लेके जाएंगे। 10 जनवरी पे एक और स्कॉलरशिप्स ओपन होगा, टर्की बुर्सलारी का। उसमें भी आयल्स रिक्वायर्ड नहीं है, एप्लीकेशन फीस उसकी भी नहीं है, और उसमें टेस्ट नहीं होता, हेड टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। विदाउट आयल्स, विदाउट टेस्ट एनीथिंग, आपने सिर्फ जस्ट वन एप्लीकेशन सबमिट करना है और उसके बिहाफ पे आपको मतलब सेलेक्ट किया जाता है। तो हमने ऐसा किया है कि एक्चुअल में मैंने पीएचडी जो कैंडिडेट है टर्की बुस्लारी स्कॉलरशिप्स के ऊपर, 2 लोग हैं। जब स्कॉलरशिप्स का एप्लीकेशन ओपन होगा उस वक्त हम दोबारा एक सेशन रखेंगे, क्योंकि उस वक्त एप्लीकेशन ओपन होगा तो हमें डेडलाइन का भी पता होगा कि कब डेडलाइन है, और उनसे आप लोगों की बात करवा सकता हूँ, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं फिर, और अपनी जो सवालात होंगे उनसे भी पूछ सकते हैं। पीएचडी जो कैंडिडेट है, जो लोग पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं टर्की, तो उनका एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा तब तक। अ, तो आप लोग माइक ऑन कर दें और बता दीजिए कोई कौन सी स्कॉलरशिप्स के ऊपर मोस्टली बात करनी है, ताकि उसको पहले से कवर कर सके। सर तुर्की मेरा एक तुर्की बुर्सलारी वाली ठीक है ना सर? कौन सा? तुर्की बुर्सलारी। अच्छा, टर्की बुस्लारी तो एडजस्ट कर लेते हैं आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे। मैंने हंगरी स्कॉलरशिप के जो है ना वो मैंने अप्लाई किया था, लेकिन उसके लिए मैंने हेड टेस्ट नहीं दिया। मैंने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे ही डायरेक्ट अप्लाई किया था। तो इज दैट ट्रू कि इज दैट पॉसिबल कि ये ओके है या हेड ही देना पड़ेगा उसके लिए? कौन सी मैं सिटी के लिए क्योंकि आपने अप्लाई किया है, कौन सी सिटी के लिए? सर यूनिवर्सिटी ऑफ पैक यूनिवर्सिटी ऑफ द प्लेन में जो है ना मैंने अप्लाई किया था स्टाइपेंड हंगरियन की पोर्टल से जाके, नहीं, ये और अंडर ग्रेजुएट के लिए। अच्छा, ये आप कब की बात करें? अभी करंटली जो ये सेशन ओपन है इसमें किया? जी जी जी। अच्छा, तो एचईसी नहीं 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 किया है सर, आपने? नहीं सर, मैंने इस सेशन जो आपका जो सेशन था उससे पहले तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट मेरी 20 डेज हो गए मैंने अप्लाई किए हुए। अच्छा अच्छा, गुड। हाँ, तो मैंने लेकिन एचईसी से अप्लाई नहीं किया था, लेकिन मैंने स्टाइपेंड हंगरी में जाके अच्छा उनका पोर्टल में जाके। अच्छा, मैं एक बात बता दूं। हंगेरियन जो स्कॉलरशिप्स है, जो एचईसी के पेज पे अनाउंस है, जो उन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट पे दिया है, वो उस जी जी। स्कॉलरशिप्स का क्राइटेरिया बिल्कुल मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हर एक कंट्री के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अगर आप किसी भी कंट्री के स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप्स देते हैं तो वहाँ पे उनको नॉमिनेटिंग एजेंसी रखते हैं। अब वो उनकी मर्जी है कि कौन सी, मतलब जैसे कभी नॉमिनेटिंग एजेंसी पाकिस्तान गवर्नमेंट की एम्प्लॉय कोई टेस्ट वगैरह हो तो एनटीएस को किसी और को रखते हैं। तो इसमें यह है कि आप लोगों ने यहाँ पे नॉमिनेटिंग एजेंसी को समझना है, इसका मेन रोल होता है यहाँ पे। एचईसी जो है उस पर जरूर आपने अप्लाई करना, अगर आपने एचईसी पे अप्लाई नहीं किया तो आपका स्कॉलरशिप्स नहीं होगा। सर थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। पहले सवाल लेते हैं फिर बात करते हैं, या क्या करना है पहले? आप लोगों का कोई सवाल हो जो पिछले सेशंस में हो, या वीडियो से कुछ सवाल ऐसे हो, ताकि पहले कंफ्यूजन क्लियर हो जाए फिर इसके ऊपर बात करते हैं, या पहले मीटिंग को करते हैं, स्लाइड्स को, प्रेजेंटेशन को, फिर इसके ऊपर यहाँ पे आके बात करते हैं। सर पहले एक्सप्लेनेशन करें जो अच्छा, क्या, फिर बाद में हम क्वेश्चन करें। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हंगेरियन के ऊपर। इस पे पहले हमने वीडियोस भी बना चुके हैं हम, और पिछले सेशन में भी हमने कुछ ना कुछ कवर किया था, लेकिन डिटेल से नहीं हुआ था। अब दोबारा जाते हैं वहाँ पे और हंगेरियन स्कॉलरशिप्स को टच देते हैं, और इसके साथ टर्की बुस्लारी को भी देते हैं कि अगर एप्लीकेशन 10 पे ओपन होता है और 1 महीने की एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, तो इस वक्त आपने कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं या कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, ताकि वहाँ पे बाद में आपको मसला ना हो। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। यस सर। ओके, आप ये सारे लिस्ट है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। इन कंट्रीज में अगर आपको यहाँ पे स्टूडेंट वीजा भी मिलता है हंगरी का, आप इन तमाम कंट्रीज में घूम सकते हैं। अब एचईसी के अंदर एक आपने सुना होगा, जब आपकी स्कॉलरशिप्स होती है तो हमने एक एग्रीमेंट साइन करना होता है हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के साथ, कि जब भी हमारी स्टडी वहाँ पे कंप्लीट होगी, हम वापस आकर पाकिस्तान में 2 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं एचईसी के साथ, कि हम 2 साल यहाँ पे जॉब करेंगे, यहाँ पे सर्विस देंगे। अब कंट्री की हालात आप सबको पता है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। मतलब एचईसी इस बात की गारंटी आपको नहीं दे सकता कि आप वापस आएंगे आपको जॉब दिया जाएगा। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप्स के ऊपर वहाँ पे जाते हैं, बैचलर, मास्टर या पीएचडी करते हैं, तो वो वापस नहीं आते। और अगर आपने एचईसी की ऑफिशियल पेज जो है फेसबुक के ऊपर, अगर आपने उनको फॉलो किया है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने इंटरव्यूज दी है, वो वहाँ पे कोई डेटा साइंस की जॉब कर रहा है, कोई और कर रहा है, वापस नहीं आ चुका है। तो इसमें मेरे ख्याल ये इतनी बड़ी इशू नहीं है ये वाली। वहाँ पे जाके स्टे भी कर सकते हैं अगर वापस नहीं आना चाहे तो। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने यहाँ से दी है। अगर आप स्कॉलरशिप्स में जब आप अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, तो आप लोगों को एक चीज़ होगा, अ, ये माइक जिनके आन है वो आप कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी
हंगरी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपको मिल जाएगा स्टडी इन हंगरी के वेबसाइट के ऊपर। अगर आप गूगल में चले जाएँ और वहाँ पे सर्च करें studyinhungary.hu, स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है। ओके, तो okay, I'm just taking another student. I think someone came here. Okay. Okay. Just give me. Okay, I'm sorry. Okay. अच्छा, माइक बंद कर दे आप लोग। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो है, जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, इनमें आप चूज़ कर सकते हैं अपनी डिज़ायर की यूनिवर्सिटी। एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान आप सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं हंगरी के अंदर। अगर आपका पहला जो यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पहली प्रायोरिटी है और दूसरी यूनिवर्सिटी आपकी दूसरी। अगर आपकी पहली एडमिशन नहीं होती पहली यूनिवर्सिटी में तो दूसरा आपका चॉइस होता है, वहाँ पे हो जाती है। अगर दोनों में नहीं होती तो फिर तो नहीं होती। अगर आपकी प्रेफरेंस पहली यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपने यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन चूज़ किया, अगर यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन चूज़ किया है और ये यूनिवर्सिटी आप सिमिलर सर्च चूज़ किया है, तो अगर आपका डिप्रेशन में नहीं होता तो ये दूसरी यूनिवर्सिटी में होता है। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल इंफॉर्मेशन ये सब आपको स्टडी इन हंगरी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप जब भी इनको सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको ये यूनिवर्सिटी का सारा प्रोसीजर जो है वो सामने आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी यहाँ तक क्लियर है। ओके। अच्छा एक बात और, इसमें हंगरी में अप्लाई करने के लिए HEC वाला सीन जरूरी है या इसके अलावा भी कर सकते हैं यहाँ पर? HEC, अच्छा इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए, एक हंगेरियन जो स्कॉलरशिप है, ये मैं पहले ही बता चुका, इसमें ज़रूरी है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। अगर आप किसी PhD पोजीशन को हासिल कर लेते हैं कहीं पे, तो आपकी फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर प्रोफेसर फंड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप्स दे रहा है तो वो अलग बात है। आप सेल पे जाना चाहते हैं, वेबसाइट जो है ये स्टडी इन हंगरी की वेबसाइट पे जाके आप यूनिवर्सिटी की फीसिस और इनकी हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं होती हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप्स आपको नॉमिनेट एजेंसी के थ्रू ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है, इसके बगैर कोई और लाजमी नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे 2 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। एक तो ये जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं हंगेरियन का, और दूसरा जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप यंग पीपल है। ये होता है कि ये स्कॉलरशिप आप जाके सर्च कर दीजिएगा तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन चल जाएगी। लेकिन ये इतना है, ह्यूज अमाउंट के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट नहीं करते जितना इसमें रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। मैंने पहले सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप क्लियर कर सकें तो। जी। मैंने बेसिकली अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना, तो तब भी मैं HEC से अप्लाई पहले करूंगा, देन फिर मैं फैकल्टी में अप्लाई करूंगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही? हाँ, कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले HEC की वेबसाइट पे करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी समझ आ जाए, प्रोसीजर भी समझ आए। उसके बाद आप जाके स्टिपेंडियम पे करें, या स्टिपेंडियम पे अगर HEC के अंदर मैं एप्लीकेशन का प्रोसेस लास्ट में, अगर यूनिवर्सिटी आपने उनको देनी होती है लिस्ट के कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पहले देके आप यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करें कि मैंने इन दोनों यूनिवर्सिटी को चूज करना है, तो वो आप HEC की वेबसाइट पे भी दे सकते हैं और वहाँ पे जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे भी इसको दे सकते हैं। डिपेंड करता है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इसमें अब 16 जनवरी तक डेडलाइन होती है इसकी, और इसके बाद आपको बस इसके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग हो जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, अगर उनमें कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है और मैंडेटरी है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे मतलब रिजेक्ट हो जाती है। अगर आप फर्स्ट स्क्रीनिंग को पास करते हैं तो 15 मार्च तक, फिर 15 मार्च की जो डेट है ये PhD कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो है स्टेटमेंट ऑफ द सुपरवाइजर, अगर जो PhD का जो स्कूल है जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में या जिस स्कूल्स में आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लेट आते हैं, 1 मिनट में कुछ बाकी स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे ले लेता हूँ। मैम म्यूट कर दें, हम बात करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर पे ले आते हैं, ठीक है? चलिए ठीक। ओके, थैंक यू। ओके, सो यहाँ तक बात हुई हमारी कि ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसके थ्रू आप मतलब सितंबर तक आप जा सकते हैं। जून जुलाई में इस स्कॉलरशिप्स का रिजल्ट आएगा। अगर आपने 16 जनवरी तक एप्लीकेशन सबमिट की तो जून जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो कि बहुत स्मूथ होता है। उसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है, तो वो इस चीज़ को बहुत स्मूथली प्रोसीड करते हैं फर्दर। HEC की वेबसाइट पे मैंने पहले कहा था, अगर आप HEC की वेबसाइट पे आ जाते हैं, और आप वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप HEC फॉरेन स्कॉलरशिप सर्च करें, HEC
स्कॉलरशिप सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आ जाता है आपको, या लर्निंग HEC लर्निंग अपॉर्चुनिटी अब्रॉड आप गूगल में सर्च करते हैं तो HEC का जो ये वेब पेज है उसको ओपन करेंगे तो आपको हंगेरियन स्कॉलरशिप्स का जो ऑप्शंस है वो वहाँ पे मिल जाएगा, और वहाँ पे वो मिलते ही उसको ओपन करें तो HEC ने उसकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट, अगर कोई MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कौन कौन यूनिवर्सिटी उन्होंने शॉर्टलिस्ट की है, HEC जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है उसको मतलब एक्रेडिट करता है और उसकी डिग्री जो है यहाँ पे एक्सेप्टेबल है तो वो आप कर सकते हैं। तो HEC की वेबसाइट पे आप लोग ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे एप्लीकेशंस की सारी डिटेल बिल्कुल सिंपल अल्फाजों में मेंशन है, अगर आप उनको देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तो मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, टेस्ट के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे कोई FEC के स्टूडेंट्स हैं या सब मास्टर एंड PhD के हैं? सर लगभग ओके ओके FSC वाले भी हैं जी। हाँ ओके ओके, थैंक यू। जिन लोगों की FSC डिग्री कंप्लीट है, मैंने आप लोगों को ये कहा था अगर कुछ की नहीं कंप्लीट होती या आने वाला होता है तो इस स्कॉलरशिप्स में जब आप अप्लाई करते हैं हंगेरियन के अंदर तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन का ऑप्शन होता है, इस स्कॉलरशिप्स में भी होता है और जो टर्की बुसलारी जो स्कॉलरशिप्स पर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन के एक ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है या एक्सेप्टेंस लेटर आपके मिसिंग है या रिकमेंडेशन लेटर किसी प्रोफेसर का मिसिंग है या कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपका मिसिंग है तो आप स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन के अंदर ये मेंशन कर सकते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने अपलोड नहीं किया है लेकिन ये मैं बाय ईमेल या किसी तरीके से वो प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को बाद में, वहाँ पे आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो आपका इशू होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन का ऑप्शन वहाँ पे होता है, इसको आप कर सकते हैं। बाकी अंडर ग्रेजुएट के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो 3 चीज़ों में FEC कर चुके होंगे, या तो इंजीनियरिंग में कर चुके होंगे या मेडिकल में या आर्ट्स में FA जो कर चुके होते हैं, तो उनका जो टेस्ट पैटर्न है अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं कि सोशल साइंस का भी हो गया, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बाय व्हाट्सएप भी इन चीज़ों को कर सकता हूँ या आप लोगों से पेज पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है FEC के स्टूडेंट्स के लिए? जी क्लियर है। ये है हेट मास्टर इन PhD के लिए, इसमें 4 टाइप की टेस्ट होती हैं। जब आप HEC का जो वेबसाइट है etc.hec इसको आप सर्च करते हैं गूगल में तो वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन के बाद आप टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पे डेट ये सब कुछ मेंशन होगा। जब आप अप्लाई करते हैं टेस्ट के लिए तो टेस्ट का पहले अप्लाई करते हैं और मेरे ख्याल में अभी मुझे नहीं पता कि कितनी फ़ीस होगी लेकिन मेरे ख्याल में 1500 से लेकर 2000 की रेंज के दरमियान होगी इस टेस्ट के लिए। तो वहाँ पे जब आप फीस सबमिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तो उसके बाद फिर आपका ईमेल या आपका जो ईमेल जो होता है या फ़ोन नंबर होता है उस पर आपको एक मैसेज आता है और उसमें डिटेल मेंशन होती है कि आपका टेस्ट कब है और कहाँ पर है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी टेस्ट की सेंटर जो है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है, तो वो आपकी मर्जी है जो नियरेस्ट सेंटर आपको अवेलेबल होगा पेज वेबसाइट के ऊपर उसको आप चूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा से है तो वो पेशावर को चूज़ कर सकता है, अगर कोई पंजाब से है तो वो मोस्टली लाहौर को करते हैं, या जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी हैं ये डिपेंड करते हैं HEC के ऊपर कि वो कहाँ कहाँ पे ये टेस्ट अरेंज करता है। तो मोस्टली ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है और इसमें जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो इस टेस्ट में 3 से 4 किस्म की कॉपीज़ की कलर्स होती है, येलो होती है, रेड होती है। आप लोगों ने जिन्होंने टेस्ट दिया उनको पता होगा। तो उसमें स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है और वहाँ पे ये चीज़ होती है, सब MCQs होते हैं जो आपने सॉल्व आउट करने होते हैं। अब इंग्लिश रीजनिंग के किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल किस तरह आते हैं, क्वांटिटेटिव मैथ रीजनिंग किस तरह आते हैं, ये आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको इंडियन एक टीचर मिलेगा वो भी बता सकता है। अगर आप क्विक हेट डोगर की जो बुक है वहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ ये सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मतलब इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल इस चीज़ को लेंगे तो ये आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको टेस्ट में आसानी होगी। टेस्ट में अगर आप सॉरी टू से मैं डिस्टर्ब करूं, मेरा एक क्वेश्चन ये था जी कि मैं बिल फर्स्ट मैंने दुबई जाना है, अगर हम पाकिस्तान की लोकेशन चेंज करके अगर हम हंगरी में अप्लाई करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के नहीं, जैसे मैं मिडिल ईस्ट में बैठ के दुबई में बैठ के मैं हंगरी के लिए अप्लाई करता हूँ तो उसके लिए भी HEC का टेस्ट लाजमी है? टेस्ट लाजमी है, टेस्ट आपने देना होगा। ठीक होगा, ये मस्ट है, ये आपने करना होगा। सर के लिए सॉरी टू कंटिन्यू सर। इट्स ओके।
ओके, तो ये टेस्ट का वेटेज है जो आपको पता है, और बाकी पीडीएफ फाइल जो मैं शेयर करूंगा उसमें इन चीज़ों की डिटेल आप लोगों के साथ मिल जाएगी। किसका फील्ड कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है वो मेरे ख्याल में आप लोगों को बेहतर पता होगा, क्योंकि जो बंदा एक चीज़ में बीएस करता है तो उनको पता होता है कि मेरी फील्ड बायोलॉजिकल साइंस है या मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर आता है या सोशल साइंसेज के अंदर आता है, तो मेरे ख्याल में इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ आ जाइए, इज एवरीथिंग क्लियर? यहाँ तक यस सर, क्लियर। ओके, ये दो बुक्स हैं, ये मेरे ख्याल में अभी चेंज हो चुके होंगे अगर उन्होंने कोई अपडेट लाई होगी, क्योंकि स्लाइड थोड़े पुराने हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट में आप जब जाएंगे तो उनको कहेंगे कि क्विक हेड का बुक दे दे, अंडर ग्रेजुएट के लिए जो यूएसटी टेस्ट होता है वो दे दे, तो वो आपको फराहम कर सकते हैं। मार्केट में देखे खुद कि कौन सा वर्जन है, कब आया है, कब रिलीज, तो जितना लेटेस्ट होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन मोस्टली ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन टेस्ट की, मतलब एमसीक्यूज आएंगे उसको आप सॉल्व करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर, आप इन चीज़ को ऊपर प्रैक्टिस करें। तो टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट, अप्लाई भी करें लेकिन टेस्ट को साथ साथ पैरेलल लेके चले, उनको तैयारी करें, ताकि जब 16-17 या जनवरी के इन वीक में आपका टेस्ट होगा तो उसके लिए आप प्रिपेयर होंगे। तो जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे उतना आप प्रेशर कम लेंगे और उतना आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, एक मिनट में कॉपी पी लेता हूँ। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी को चूज़ करने की बात आती है हंगेरियन की, तो उसमें सबसे पहले हर एक यूनिवर्सिटी की जब स्टडी इन हंगरी आप सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो वहाँ पे आपको हर एक यूनिवर्सिटी की डिटेल आ जाएंगे बेसिक। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ ढूंढना है, फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी है जो आइल्स जो है वो मांगती हैं आपसे, और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट सर्विसेज को ईमेल करके कर सकते हैं कि भाई मैंने पिछले डिग्री जो है वो मैंने इंग्लिश में की है, और एग्जाम्शन के लिए अगर आप मुझे आइल्स की एग्जाम्शन दे दें और वो आपको इस तरह कुछ दे दें, उसकी पॉसिबिलिटी है लेकिन थोड़ी कम है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। तो जो आपका सवाल होगा एक यूनिवर्सिटी के हवाले से या आप कंफ्यूज होंगे, तो इंटरनेशनल ऑफिस होता है हर एक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिसेज, वो इस चीज़ को डील करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो क्वायरीज होती हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है वो करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन लेटर। अब जो मोटिवेशन लेटर है, इस बात को बिल्कुल गौर से समझे, जब भी आप मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन लेटर में आपने लिखना होता है कि आप कौन हैं, क्या आज तक क्या क्या आपने अचीव किया है, अगर ये फील्ड क्यों चूज़ करना चाहते हैं, इस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट क्यों है, अगर आपको ये स्कॉलरशिप्स मिल जाता है तो इसकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस आपकी करियर के ऊपर क्या होगी, आपके मुल्क के लिए क्या होगी, हंगेरियन के लिए क्या होगी, दुनिया के लिए क्या होगी, मतलब एज अ मोटिवेशन लेटर होता है ये। तो उसमें मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैनेजमेंट साइंसेस की, एक बिजनेस की फील्ड, मार्केटिंग फील्ड चूज़ करूँ, और दूसरी जो ऑप्शन मेरे पास होती है उसमें मैं सोशल साइंसेस की कोई चूज़ करूँ, तो वो मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैं दो मुख्तलिफ फील्ड चूज़ करूँगा तो उसके लिए मैं मोटिवेशन किस तरह अपनी जस्टिफाई करूँगा एक लेटर के अंदर, क्योंकि लेटर आपने एक सबमिट करना होता है। तो कोशिश करें, अगर आपने दो यूनिवर्सिटीज़ की दो कोर्स चूज़ करने होते हैं तो उनको कोशिश करें कि तकरीबन सिमिलर हो या बिल्कुल सिमिलर हो या इसके आसपास हो, क्योंकि आप मोटिवेशन में इसको जस्टिफाई कर सके कि आप इस फील्ड के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, ये वो। अगर आप कह रहे हैं कि भाई मैं मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूँ और नीचे आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो सोशल साइंसेज में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपका मोटिवेशन लेटर जो है वो कंट्रोडक्टिव हो जाएगा, और वो उससे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आप जो लिख रहे हैं वो आप खुद से नहीं लिख रहे हैं।
करें ताकि उस चीज़ को लेके जाएं। तो सबसे पहले आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके बोर्ड में फोटोकॉपी सबमिट करनी है, 2000 फीस होता है। वहाँ से वो आपको एक एनवेलप देगा, उस एनवेलप को खोलना नहीं है, उनको सीधा लेके जाना है आईबीसीसी दफ्तर, और आईबीसीसी दफ्तर को जाने से पहले आईबीसीसी की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, और अपॉइंटमेंट के बाद वो चीज़ जो है वहाँ पे सबमिट करनी होगी, वहाँ पे अटेस्ट करने होंगे मैट्रिक और एफईसी के डॉक्यूमेंट्स, वो आईबीसीसी दफ्तर आपको सबमिट करेगा। इसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है एचईसी का या मोपा का। तो एचईसी में ये होता है कि अपने वेबसाइट पे जाना होता है, जैसे एचईसी का वेबसाइट है, जैसे हम यहाँ पोर्टल पे लॉगिन होते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन करके आप वेबसाइट अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं, और अप्लाई के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बाय कुरियर भेजने होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट बाय कुरियर भेजते हैं, बाय वॉक भी होते हैं, लेकिन उसका मुझे प्रोसीजर नहीं पता, मैंने बाय कुरियर किया था। वो सिर्फ टीसीएस से ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 2000 रुपये और मैट्रिक एफएसी की फोटोकॉपीज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तमाम तरह आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सीएनआईसी कॉपी, वो साथ लेके टीसीएस ऑफिस जाना है। अगर आप वहाँ पे बंदे से कहें कि मैंने एचईसी को ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, तो वो बाकी प्रोसीजर आपको बता देगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, कितने पैसे चाहिए, वो सारा प्रोसीजर वो आपको बता देगा। यस प्लीज। हाँ अच्छा, तो अब आते हैं एचईसी के, जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो वहाँ पे अटेस्ट होने के बाद आपकी जो ओरिजिनल एड्रेस होता है वहाँ पे आपको वापस भेज दिया जाता है। अब तीसरी चीज़ आती है मोपा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उठाने हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने जाके मोपा में अटेस्ट करने हैं। मोपा का दफ्तर पेशावर में भी है, लाहौर में भी है, क्वेटा में भी है, कराची में भी है, और जितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे ये मौजूद है, तो ये मसला नहीं है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी आपको, अगर आपने मैट्रिक एफएसी कहीं और से किया है जहाँ की इक्विवेलेंसी आपको चाहिए होती है, तो आप आईबीसी से इसको कर सकते हैं। जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट है, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, ये जो साउंड सर्टिफिकेट, ये फिलहाल नहीं चाहिए इनिशियल स्टेज में एप्लीकेशन के दौरान, जब आपसे बाद में रिक्वायर्ड करेगा तब आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, तो ये था हमारा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपका बन सकता है। आप पूछेगा वहाँ पे कौन सी बनना है। एफआरसी जो है ये नादरा से बनेगा। बैंक सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट जो है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को आप इग्नोर करें। अगर आप इस चीज़ में अभी स्टक हो जाएंगे तो बाकी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी नहीं कर सकेंगे। ओके, ये स्टेटमेंट आपका नहीं चाहिए, ये आपकी पेरेंट्स की चाहिए होती है। मतलब मेरे ख्याल में इसके थ्रू आपकी एलिजिबिलिटी देखती है कि आप फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग होंगे, तो उतनी आपको मतलब मार्किंग इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक स्कॉलरशिप जो है वो एज अ नीडी बेस और एज अ कम्पिटिटिव बेस पे होता है। मैरिज सर्टिफिकेट और पुलिस मेडिकल सीट ऑफ कॉपीज, ये बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, ये सारा प्रोसीजर उस वीडियो में है, उसका लिंक भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। टाइम कम है तो इसको आगे लेके जाते हैं। अगर आप सेल पे जाना चाहते हैं तो अभी तो मेरे ख्याल में पर आवर का यूरो जॉब जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, 6 to 7 यूरो होगा, 8 यूरो होगा, और मैक्सिमम आप वीक में 20 आवर्स काम कर सकते हैं पार्ट टाइम। और आपकी अगर आपका कोई सवाल, इस्लाम वैसे खरीद से जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने लॉ से रिलेटेड एलएलएम के लिए अंग्रेजी के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए मैंने ये जो मीटिंग आज अटेंड की है। किसके लिए अप्लाई करना है, सॉरी? एलएलएम के लिए। अच्छा, तो इसलिए मैं जूम मीटिंग अटेंड किया, क्योंकि ये असेंबली स्टेज है तो मुझे इसका कुछ तो कंसर्न नहीं था, तो इसलिए मैंने इस जूम मीटिंग अटेंड किया। तो इंशाल्लाह इससे कोई अपडेट मिलेगा। मेरे ख्याल में जूम मीटिंग में आप सवाल और इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन आजकल तो यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक के ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद है, मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं है, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। और बाई कंट्री वाइज स्कॉलरशिप्स अगर आप देखना चाहते हो तो फिर तो प्ले स्टोर के अंदर ऐप है, उसको इंस्टॉल करो तो सारी उर्दू जुबान में जाएगी, स्टडी अब्रॉड स्कॉलरशिप्स। सर मेरा सवाल ये है कि अभी मेरी डिग्री जो है अंडर ग्रेजुएट की वो तकरीबन जुलाई को कंप्लीट होगी, तो फिर हम नेक्स्ट जो आएगी जनवरी में ये हंगरी स्कॉलरशिप, तो उसमें अप्लाई करेंगे? हाँ, आप कर सकते हैं, ये मसला नहीं है कि कौन, लेकिन मेरे ख्याल में एक स्कॉलरशिप्स पे रिलाई नहीं करना। मैं आप लोगों से पहले भी कहा था कि इन चीज़ों को फेरल लेके चले, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है। एक को हमारा क्या जाता है भाई, हम एनटीएस में हम लोग अप्लाई करते हैं ना, कितना जलील होते हैं वहाँ पे जॉब के लिए, तो इसके बजाय यहाँ पे प्री अप्लाई है, आपका हो जाता है। एक बार आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करो ना, तो सारे स्कॉलरशिप्स पर आप एकदम से अप्लाई कर सकते हैं, ये इतना मसला नहीं है। सो अप्लाई करते रहिए, हो जाएगा। मुझे खुद 50+ रिजेक्शंस आए थे, ये होता है, ये रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करे और आगे चले जाए। तो इंसान को पता होता है जब आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, आपको पता होता है कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी एप्लीकेशन आपने किस तरह सबमिट की है और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है इससे। तो ये मेरे ख्याल में नहीं। ओके, थैंक यू। कोई सवाल? सर मैं बीएस फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बीएस फर्स्ट सेमेस्टर का?
यस सर। हाँ, आप ऐसा करें, आप यूएसएटी जो टेस्ट है अंडर ग्रेजुएट के लिए, आप वो टेस्ट दे दें। अगर उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं और वहाँ पे अप्लाई करें स्कॉलरशिप्स के लिए। अगर आपका स्कॉलरशिप्स हो जाता है तो फिर यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट करके क्या फ़ायदा। की एडमिशन करवा दें और साइड वाइज इन आइल्स की तैयारी करवा दें, तो मेरे ख्याल में जब एफएससी उनकी कंप्लीट होगी तो उनकी स्किल्स भी इंप्रूव हो चुकी होगी तब तक, और फिर अंडर ग्रेजुएट के लिए उसको कहीं पे एडजस्ट कर दें, क्योंकि मैट्रिक के लेवल के मुताबिक वो फिर अंडर 18 के अंदर आता होगा, तो उसमें ट्रेवल के लिए भी उनका मसला होगा। मेरे ख्याल में सवाल इतने नहीं है किसी के, तो मैं ऐसा करता सर जमा सवाल में पुख्ते क्यों का हाँ वो का सर जमा सवाल दा दे چې जमा लास्ट ईयर دی یا लास्ट सेमेस्टर دی د ډیګري نو داسې سکالرشپس راځي چې موږ ایڈوانس کې د پریویس سیمستر په بیس باندې اپلای کولی شو. دیتا هم کولای شي اوټر کې برسلاري چې کوم را روان دی په 10 جنوري هغه تم کولای شي 7 سیمستر ټرانسکرپټ باندې سی په چوډي نه ساين کا او الټا وی سملا. ٹھیک شو سر، تھینک یو سر.